कौन कहता है कि फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ आसमान में उड़ते हैं? जमीन ए हिंद पर इन्हें जवान के नाम से जाना जाता है और इन्हीं जवानों से मिलकर बनी है इंडियन आर्मी। वो इंडियन आर्मी जिसने मैदाने जंग में कई दफा दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या तौर क्या क्या तरीके होते हैं, उनके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो इंडियन आर्मी कैसे काम करती है? इंडियन आर्मी की एक छोटी सी यूनिट सेक्शंस, कई सारे सेक्शन से मिलकर बनती है एक प्लाटून, और कई सारी प्लाटून से मिलकर बनती है एक कंपनी, और कई कंपनीज से मिलकर बनती एक बटालियन जिसे हम रेजिमेंट भी कहते हैं, और कई सारी बटालियन और रेजिमेंट से मिलकर बनता एक ब्रिगेड, और कई सारे ब्रिगेड से मिलकर बनता है आपका एक डिवीजन, और कई डिवीजन से मिलकर बनता एक कोप, कई सारे कोप से मिलकर के बनता एक कमांड, और कई सारी कमांड से मिलकर के बनता एक आर्मी स्टाफ, और इस आर्मी स्टाफ को हेड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इनकी मैकेनिज्म क्या होती, इनकी प्रोसेस क्या होती, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर के अंदर है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इनका जो एप्लेट है, इस एप्लेट के ऊपर एक होता है नेशनल एम्बलम, एक स्टार और बैटन एंड स्वॉर्ड इनके एप्लेट के ऊपर दिखाई देती है, जो कि इनके कंधे के ऊपर बेशुमार होता है। साथ ही साथ ये एक 4 स्टार ऑफिसर होते हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, जो आर्मी की सारी चीजें इन्हीं के अंदर में आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मेजर कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। जो हमारा देश है उसकी कितनी कमांड है, कहां कहां है और क्यों बनानी पड़ी। हमारे देश की बॉर्डर की बात करें, हम लैंड एरिया की बात करें, तो हमारा देश की लैंड बॉर्डर है 15,000 किलोमीटर की, लगभग 15,000 किलोमीटर की सरहद है हमारे देश की, जो किसी दूसरे देश से टच होती है। तो यहां से दुश्मन को हमारे देश के अंदर घुसने से रोकने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी कंट्री के एरिया की प्रोटेक्शन के लिए इंडियन आर्मी ने अलग अलग जगह कमांड बनाई हुई है। तो इंडियन आर्मी की ऐसे टोटल 7 कमांड्स है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न कमांड्स के बारे में। तो नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी की उधमपुर में बनी हुई है। उधमपुर मतलब जम्मू कश्मीर वाला एरिया। यहां पर नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी की बनी हुई है। क्यों, ये कहां पर बनी है? जम्मू कश्मीर में शिवालिक माउंटेन के वेस्टर्न साइड में यहां पर ये बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। इनसे बचाने के लिए एक कमांड हमारी बनाई गई है। कहां पर? नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में। दूसरी होती है वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड बनी हुई है शिवालिक के सदर्न स्लोप के पास चांडी मंदिर में। चांडी मंदिर हरियाणा के अंदर वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी की दिखाई देती है। थर्ड आती है साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड जो है ये अरावली माउंटेन से 3 तरफ से कवर्ड है जयपुर के अंदर। तो साउथ वेस्टर्न कमांड राजस्थान के अंदर जयपुर में दिखाई देती है। सदर्न कमांड पुणे के अंदर बनी हुई है, महाराष्ट्र में, ये यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड कहां पर? बांग्लादेश से टच होते हुए हमारे राज्य वेस्ट बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर बनी हुई है इंडिया की ईस्टर्न कमांड। सेंट्रल कमांड की बात की जाए तो लखनऊ के अंदर बनी हुई है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कमांड्स है। इसके अलावा एक है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला के अंदर बनी हुई है। ट्रेनिंग कमांड के अंदर क्या होता है? देखो, जितने भी ऑफिसर है वो ताउम्र जवान तो रहेंगे नहीं, एक वक्त आएगा जब धीरे धीरे वो भी बूढ़े होंगे, नए ऑफिसर आएंगे। तो नए ऑफिसर इन सबकी ट्रेनिंग के लिए शिमला के अंदर बना हुआ है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। तो इतनी सारी 7 मेजर कमांड्स होती है इंडियन आर्मी की। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन आर्मी। क्या जरूरत होती है एक देश को आर्मी की, क्या इंपॉर्टेंस है? हमारा देश हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि हमारा देश बना हुआ है धारवाड़ और आर्कियन की चट्टानों के ऊपर से, जो इकोनॉमिकली बहुत रिच होती है। कई सारे मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, हीरा जैसी चीजें हमारे देश के अंदर से निकलती है। साथ ही साथ जलवायु के कारण अच्छी खेती होती है। तो इसलिए जितने भी इंट्रूडर्स होते हैं, जितने भी घुसपैठिए होते हैं, जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती, उनकी निगाहें गड़ी थी भारतवर्ष के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। इसलिए सबसे पहला इंडिया के ऊपर अटैक किया था किसने? सिकंदर ने। अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। इसके बाद अगला अटैक किया था मंगोल्स ने।
मंगोलों के अटैक के बाद फिर अटैक किया था तुर्कों ने, तुर्कों के बाद अरब्स ने, और अरबों के बाद पोर्चुगीज या फिर पुर्तगाली ने, और साथ ही साथ अंग्रेजों ने। इन्होंने हमारे देश के ऊपर अटैक किया, जितना ये हमारे देश को लूट सकते थे इन्होंने लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि उस वक्त हमारे देश की आर्मी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस तरह की चीजें और ना हो, हमारे देश की प्रोटेक्शन के लिए, बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हमने इंडियन आर्मी बनाई, और यही इंडियन आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है कई प्रकार के एक्सटर्नल थ्रेट्स से। मेजर टास्क ऑफ द इंडियन आर्मी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो भारतीय सेना परफॉर्म करती, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, एक एक करके सभी की हम बात करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल थ्रेट एंड इन्वेजन, दूसरा लॉन्च एन ऑफेंसिव इनटू द एनिमी टेरिटरी, तीसरा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, चौथा फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, पांचवा रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, छठवा पार्टिसिपेशन इन यूएन पीस कीपिंग मिशन, सेवेंथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस विथ फ्रेंडली नेशन। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल थ्रेट और इन्वेजन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश के ऊपर कई सारे लोगों की नजर पड़ी थी, तो इसी चीज से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी खतरे से हमें बचाने के लिए इंडियन आर्मी है। जैसे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारे साथ ही साथ आजाद हुआ था, बट आजादी के जस्ट बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। 1947, 1965, 1971 एंड 1999 इतनी बार पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया, बट इंडियन आर्मी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी का काम है हमको इन सारे एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। ये इंडियन आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर टास्क होता है। इसके बाद बात करते हैं अगला, लॉन्च एन ऑफेंसिव इनटू द एनिमी टेरिटरी। ये जरूरी नहीं होता है कि हम हमेशा दुश्मन का तब तक इंतजार करें जब तक वो हमारी बॉर्डर के अंदर इंट्रूड करके हमें हार्म करे। कभी कभी हमें उनकी टेरिटरी के अंदर जाकर उनके स्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि हमारा सर्वाइवल ठीक रहे। जैसा कि एक बार म्यांमार के अंदर 2016 में म्यांमार के कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन आर्मी के एक कॉन्वॉय के ऊपर घात लगाकर हमला कर दिया था। इंडियन आर्मी ने म्यांमार गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में एक मिशन लॉन्च किया था, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, और वहां जाकर के सारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, जो कैंप थे, उनको जाकर तबाह किया था, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी बन गई थी। सिमिलरली कुछ मिलिटेंट ग्रुप ने उड़ी के कैंटोनमेंट के ऊपर अटैक कर दिया था, और इसी अटैक का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने बियॉन्ड द बाउंड्री जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और उस सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू इन्होंने कई सारे मिलिटेंट स्टेब्लिशमेंट को खत्म कर दिया था। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भी लाइन पर आ चुका था, और साथ ही साथ वर्ल्ड टेररिज्म को भी इससे एक दबाव, एक डर देखने को मिला था, भारत की फौज की ताकत देखने को मिली थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारी भारतीय सेना का। इसके अलावा रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। हमारा देश भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पर बहुत बारिश होती है। जब बहुत बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, जब तेज तूफान आता है, तो बहुत सारी इन कैलेमिटीज से बचाने के लिए इंडियन आर्मी हमेशा तत्पर रही है। जहां जहां भी देश के अंदर इस तरह के नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट या फिर नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इन डिजास्टर से बचाने के लिए इंडियन आर्मी हमेशा तत्पर रहती है। यह भी इंडियन आर्मी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। यहां पर वो इंडियन आर्मी हमको किसी दुश्मन से नहीं बचाता है, बट इंडियन आर्मी हमें यहां पर कुदरत से के कहर से जरूर बचाता है। ठीक है। इसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। जरूरी नहीं होता कि दुश्मन हमेशा सरहद से ही हमारे देश के अंदर आए। कई बार ऐसा होता है कि कई आतंकी ग्रुप देश के अंदर घुस जाते हैं, और इन आतंकी ग्रुप को देश के अंदर पकड़ के मार गिराने का काम करती है इंडियन आर्मी। ठीक है। फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने के लिए तो हमारे देश की सेना बिल्कुल तत्पर रहती है और बिल्कुल जानी जाती है। चाहे वो
ताज अटैक हो या फिर अक्षरधाम मंदिर पर हुआ अटैक, हर जगह इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था दुश्मनों को। पार्टिसिपेशन इन यूएन पीस कीपिंग मिशन, ना सिर्फ हमारे देश की आर्मी हमारे देश की रक्षा के लिए ही योगदान देती है, बट यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के अंदर जाकर भी इंडियन आर्मी ठीक उसी तरह से, उसी जोश, उसी जज्बे से काम करती है जिस तरह से वो हमारे देश के अंदर काम करती है। जैसे कि कोंगो के अंदर कई सारे मिलिटेंट्स ग्रुप जिन्होंने वहां पर स्टेबिलिटी बना करके रखी थी, पूरी वहां की पॉलिटिकल पावर को खत्म करके रखा था, इंडियन आर्मी ने वहां जाकर के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए वहां पर स्टेबिलिटी लेकर के आए, वहां पर पीस स्टेब्लिश की। इसके चलते हुए कैप्टन गुरबच्चन सिंह सलारिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन आर्मी ना सिर्फ हमारे देश के लिए है, बट जब जब यूएन ने उसे जहां जहां भेजा है वहां पर हमारे देश की आर्मी ने ना सिर्फ यूएन बल्कि हमारे देश दोनों का नाम रोशन किया है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के माध्यम से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद फ्रेंडली नेशन। हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज के दम पर ही नहीं रुकना पड़ता है, हमें हमारे जितने फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है ताकि हम उनकी टेक्निक को सीख सके, उन्हें हम हमारी टेक्निक्स बता सके। इट इज टू जनरेट द ब्रदरहुड अमंग द सोल्जर एंड द ब्रदरहुड अमंग द आर्मीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसी के चलते हुए कई सारे ऑपरेशन में, जैसे टेररिज्म को खत्म करने के लिए अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, जिनमें दो देश, दो मुल्क एक साथ मिलकर के उस टेररिज्म के खिलाफ जाए। जैसे वज्र प्रहार इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो किसके साथ थी? यूनाइटेड स्टेट के साथ। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने की थी, किसके साथ? चाइना के साथ। काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ने की थी, हिंदुस्तान ने किसके साथ की थी? कजाकिस्तान के साथ। तो इस तरह से कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर भी इंडियन आर्मी को जाना होता है, और ये इसका एक इंपॉर्टेंट बड़ा टास्क होता है जो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को भी बेटर बनाने में हेल्प करता है। अभी हमने क्या देखा? इंडियन आर्मी के सारे इंपॉर्टेंट टास्क कि क्या क्या टास्क करती है, दूसरे नेशन से बचाने के साथ साथ दूसरे नेशन में जाकर अटैक करना, साथ ही साथ नेचुरल कैलेमिटीज, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन और फ्रेंडली नेशंस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, ये टास्क होते हैं इंडियन आर्मी के। अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी को देश में कहां कहां डिप्लॉय करके रखा हुआ, कौन कौन से डिप्लॉयमेंट्स एरिया है हमारी इंडियन आर्मी के। तो सबसे पहले वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फील्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कश्मीर रीजन में है। कश्मीर रीजन में इंडिया के 3 कोप्स हैं, 14th कोप, 15th कोप एंड 16th कोप। ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इंडिया के अंदर यहां पर कश्मीर रीजन में इंडिया का लार्जेस्ट फील्ड फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास दुश्मन है। एक तरफ है पाकिस्तान वेस्टर्न साइड, और दूसरा ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड से हमारे पास है चाइना, जो कि दोनों के दोनों ही कश्मीर के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर हमने इस एरिया पर ढील छोड़ दी तो हो सकता है जो कश्मीर का बचा हुआ हिस्सा है उसको भी ये दोनों हथिया ले। ठीक है, क्योंकि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन चाइना है, तो चाइना पाकिस्तान दोस्त हो जाते, मतलब अरि मित्रम मित्रम। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14th कोप, 15th कोप और 16th कोप कहां पर डिप्लॉयड है? कश्मीर के अंदर। तो ये होते क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट होती सेक्शन। आर्मी की सबसे छोटी यूनिट होती बेटा कौन सी? सेक्शन, जिसके अंदर सोल्जर्स होते। कितने सोल्जर? 7 से 10 सोल्जर। और इन सारे सोल्जर्स का जो लीडर होता है वो होता है सीनियर जेसीओ या फिर हवलदार। इन सारे सोल्जर्स का लीडर होता है, और इन्हीं सेक्शन से मिलकर के बनता है प्लाटून। इनसे, इन्हीं सोल्जर्स जिसके अंदर, इन्हीं सेक्शन, जिस सेक्शन के अंदर लगभग 10 सोल्जर है, उसी तरह के 35 सोल्जर जिसके अंदर आते हैं, जो 2 से 5 सेक्शन से मिलकर के बनता, वो होता प्लाटून। और प्लाटून का लीडर होता आपका या तो लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन। कैप्टन और लेफ्टिनेंट लीडर होते हैं प्लाटून के। फिर इसके बाद आता हायरार्की में ऊपर कंपनी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कंपनी के अंदर लगभग 120 से 150 सोल्जर्स होते, और इसके अंदर 4 से 5 प्लेटून्स आते हैं, जैसा कि मैंने प्लेटून्स पहले बताए थे। और इसका लीडर होता है मेजर।
कंपनी के बाद अगला आता बटालियन, जिसको हम रेजिमेंट्स भी बोलते हैं। और इस बटालियन के अंदर लगभग 4 कंपनीज होती है और सोल्जर्स होते 750 मैन। इसका जो लीडर होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है या फिर कर्नल होता है। इसके बाद आता है ब्रिगेड। अब ब्रिगेड किन से मिलकर बनेगा? बटालियन से, क्योंकि बटालियन किन से मिलकर बना था? कंपनी से। तो ब्रिगेड जो कि 3 से 4 बटालियन से मिलकर के बना है और इसका जो लीडर होता है वो होता है ब्रिगेडियर। और कई सारी ब्रिगेड, लगभग 3 ब्रिगेड से मिलकर बनता है एक डिवीजन। लगभग 3 ब्रिगेड से मिलकर बनता है एक डिवीजन और इस डिवीजन का लीडर होता है मेजर जनरल। जो मेजर जनरल होता है इस डिवीजन को लीड करता है और इसी तरह के 2 से 4 डिवीजन से मिलकर बनता है एक कॉप। और जिसमें मैंने आपको अभी बताया था ना, कश्मीर के अंदर कॉप 14, 15 और 16 3 कॉप्स डिप्लॉय किए गए। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों तरफ दुश्मन है यहां पर। तो इस तरह के कॉप कितने जवानों से मिलकर बनता है? ये यहां पर कॉप 3 ब्रिगेड से मिलकर बनता है। और कितने ब्रिगेड में कितना आता है हमने हायरार्की में पहले देखा। फिर इस तरह की 2 से 3 कॉप से मिलकर के बनता है आपका कमांड। 2 से 3 एक कॉप्स आएगा। कई सारी कॉप से मिलकर, लगभग 2 या 3 कॉप से मिलकर बनता है एक कमांड और इस कॉप का लीडर होता है लेफ्टिनेंट जनरल। और इन सारी चीजों का लीडर होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि जनरल होता है, जिसका नाम है जनरल मनोज पांडे। तो ये एक हायरार्की होती है और इस तरह की 3 कॉर्प्स कश्मीर रीजन के अंदर सिचुएटेड है। क्यों सिचुएटेड है उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला डिप्लॉयमेंट आता है लेह और सियाचिन रीजन के अंदर। सियाचिन हमारे देश की टेरिटरी था, बट पाकिस्तान के कुछ ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आकर इसके ऊपर कब्जा कर लिया था 1984 के अंदर। 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और उसी ऑपरेशन के तहत यह सियाचिन फिर से पाकिस्तान से छीन लिया। कैसे छीना और क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों यहां पर इंडियन आर्मी ने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा है? वो इसलिए कर रखा है बिकॉज ये यहां पर है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड। इस सियाचिन ग्लेशियर के ईस्टर्न साइड में अक्साई चीन मतलब पाकिस्तान है और इसके वेस्ट ईस्टर्न साइड में अक्साई चीन मतलब चाइना है और वेस्टर्न साइड में है पाकिस्तान। अब ये दोनों को ही कनेक्ट करने का एक स्ट्रेटेजिकल एरिया है, साथ ही साथ एक ऐसा पॉइंट है जो काफी ऊंचाई पर बना हुआ है जिससे हर जगह को मॉनिटर किया जा सकता है, उस सारे एरिया की वहां से निगरानी की जा सकती है। तो इसलिए सियाचिन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए इंडियन आर्मी ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे जीता और यहां पर अपना डिप्लॉयमेंट किया। क्यों? क्योंकि या तो अगर ये छूट गया तो दोनों का आपस में रूट बन जाएगा और जब पाकिस्तान और चाइना का कश्मीर से रूट बन गया तो वो कश्मीर के बचे हुए हिस्से को भी हथिया सकते हैं। इसलिए इंडिया का दूसरा जो डिप्लॉयमेंट था वो लेह और सियाचिन के अंदर था। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, उस इंडिया और चाइना वॉर के दौरान चाइना ने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से भी इंडिया की तरफ घुसने की कोशिश की थी। वो क्लेम करता था कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, बट अगर बात करें तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, वो हमारा हिस्सा है और उसी हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हमारा डिप्लॉयमेंट, अगला डिप्लॉयमेंट लगा रखा है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार रीजन। तो अंडमान निकोबार रीजन भी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अंडमान निकोबार के अंदर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों के ही डिप्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार के नॉर्थ में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि इंडियन ओशन को डायरेक्टली कनेक्ट करता है किसके साथ? साउथ चाइना सी के साथ। अगर इस एरिया के ऊपर किसी भी दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, वो स्ट्रेटेजिकल पाथ जिससे हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ट्रेड करते हैं, वो हम खो देंगे। और उसी चीज को बचाने के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का। इसके बाद ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस इन वेरियस एकेडमीज एंड कैंटोनमेंट। मतलब मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि एक ऑफिसर ता उम्र ऑफिसर तो रहेगा नहीं,
बायोलॉजिकली एज भी होगी। तो नए ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए कई सारे ट्रेनिंग सेंटर भी बने हुए हैं। जैसे सबसे ब्यूटीफुल 3 वर्ड्स जो आप सभी लोग जानते हैं, एनडीए। तो एनडीए कहाँ बना हुआ है? पुणे खड़गवासला के अंदर। साथ साथ आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड आर्मी वॉर कॉलेज। ये जो फोटो है, ये जो कैंटोनमेंट एरिया है, ये कहाँ का है? ये कैंटोनमेंट एरिया है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, दैट इज महू, जो इंदौर के पास एक तहसील है। तो महू के पास हर सीनियर ऑफिसर, हर जूनियर ऑफिसर, सबकी ट्रेनिंग होती है। जितने भी कैंटोनमेंट एरिया है, उन सारे कैंटोनमेंट एरिया के अंदर उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह से उन्हें काम करना है, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है और हमारे देश की सरहदों पर जाकर के दुश्मनों से हमारी रक्षा करना है। तो ठीक है बेटा, ये था आज इंडियन आर्मी के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर कि किस तरह से इंडियन आर्मी काम करती है, किस तरह से इंडियन आर्मी के जवान काम करते हैं। कहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही विदा होती है, ऐसा नहीं है। जिस दिन बेटे विदा होते हैं ना, उस दिन भारत माता का आंचल खून से सन जाता है। इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। जय हिंद।